अस्सलाम वालेकुम। बज़्म इफ्तिखार की सीरीज़ में एक नए एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद सरफराज ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि हमारे व्यूअर्स हमेशा की तरह जानते हैं कि जब भी हम अपने एपिसोड में आपके सामने रूबरू या रोनुमा होते हैं तो जिस भी मौजू पर हम बात करते हैं उसका फ़ायदा ना सिर्फ हमारे नाज़रीन को होता है बल्कि उसके साथ साथ हम अपने नाज़रीन के फ़ीडबैक से ख़ुद भी बहुत कुछ सीखते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो ना सिर्फ हमारे पढ़े लिखी नौजवान नस्ल के लिए है बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल यूनिवर्सिटीज़ में अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद जब इंटरव्यूज़ के लिए जाती है तो अक्सर हम देखते हैं कि वो इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं। हालांकि स्किल्स भी होती हैं लेकिन वो अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी के हवाले से होगा कि एक जॉब इंटरव्यू के लिए जब जाया जाता है तो अपने आप को कैसे तैयार किया जाता है, और उसके साथ साथ अगर कोई बंदा बिज़नेस कर रहा है और उसने हायरिंग करनी है तो फिर उस हायरिंग में वो अपने एम्प्लॉय के अंदर वो ऐसी क्या चीज़ देखे कि जिसको वो लगे कि मुझे इस बंदे को हायर करना चाहिए और इसको नहीं करना चाहिए। हमेशा की तरह हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खूबसूरत इंसान प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार खान साहब हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सरफराज। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपने जो मौजू का चुनाव किया है ना, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है कि इसमें हमें जॉब सीकर्स के लिए भी और ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए जो जॉब के लिए ना दर बदर धक्के भी खाते हैं, मुतलाशी भी हैं और इंटरव्यूज़ में बार बार रिजेक्शन का भी सामना है, और साथ साथ उन लोगों के लिए भी जिनके पास बाय हुक एंड क्रुक या अल्लाह ताला की ख़ास तौफीक से पैसा आ गया है तो उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की है तो उनको एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो दोनों को इंशाल्लाह इसमें बड़ा जो है वो फ़ायदा होगा। ये टॉपिक बड़ी देर से हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी था कि जब भी इंटरव्यू के लिए जाया जाता है तो हमें नाकामी का सामना होता है। तो इस सिलसिले में मैं चाह रहा था कि आज हम ज़रूर बात करें। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि इंटरव्यू के लिए जब भी हम जाते हैं तो हमें किन बुनियादी बातों का ख्याल रखना चाहिए? उसमें सरफराज जो दो पैरामीटर्स हैं ना, सबसे पहले जो इंटरव्यूज़ में आपको नोट करते हैं या जिन बातों को नोटिस किया जाता है जब आप एंटर होते हैं ना किसी भी जगह, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इंटरव्यू के लिए गए हैं जी। पहले आपको रिसेप्शन या लॉबी में वेट करवाया जाता है, वहीं से आपकी असेसमेंट स्टार्ट होती है। अब लोग क्या करते हैं वहाँ पर पहले उलझने लग जाते हैं वहाँ पर कि जी कितना टाइम हो गया, मेरे कितने बजे बारी आएगी। जॉब की आपको ज़रूरत है, जो अंदर बैठा है ना उसको नहीं। पहले तो आपको ये चीज़ सोच अपनी दिमाग में लानी है कि मैंने जॉब लेनी है। ये अच्छा, पहली इसमें चीज़ टेम्परामेंट है। आपको इंटरप्ट करूंगा कि ये जो लोग कहते हैं जब हमें टाइम इस तरफ इतने बजे का दिया गया है तो जब ये लोग ही टाइम के पाबंद नहीं है तो फिर हमसे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? ये भी क्योंकि सुनने को मिलता ये है। चीज़ें शायद जॉब सीकर को आइडिया नहीं, ये आपके टेम्परामेंट का टेस्ट भी है जी। कि अगर आप आज वेट नहीं कर सकते, कल को आपको कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए घंटों भी किसी काम के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। आपको लोगों को फेस करना पड़ सकता है, आपको किसी जगह प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आप आज वेट नहीं करेंगे आप कल भी नहीं वेट करेंगे। ऐसा एम्प्लॉय कभी नहीं रखा जाता। एम्प्लॉयर उसको नापसंद करता है जो हर वक्त ये देखता है कि मेरी बारी पहले, मेरे पास टाइम इतना है, मैंने आपसे इतनी देर की कमिटमेंट की, मैंने नहीं बैठना। इतने कैलकुलेटेड लोग कहीं भी नहीं चलते। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जानबूझकर भी वेट करवाया जाता है? इंटेंशनली भी होता है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अमूमन जब आपने हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ प्रिंसिपल हायर करना है ना, तो या आपने किसी जगह एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बंदा लेना है तो पहली चीज़ का टेस्ट है ही टेम्परामेंट। अगर उसका टेम्परामेंट नहीं तो उसने कहाँ बैठना है, उसने तो 2 मिनट सब्र नहीं करना, उसने कह रहा मैं जा रहा हूँ। आज जो वेट नहीं कर सकता कल को ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको रिहेबिलिटेशन रिक्वायर्ड है, रेनोवेशन रिक्वायर्ड है, इनोवेशन चाहिए, वो टाइम देने को तैयार ही बड़ा कैलकुलेटेड है। ऐसे लोग नहीं ऑर्गेनाइजेशन में चलते। नंबर 2, जब आपने ये पहला टेस्ट हुआ, अब आपकी टर्न आई, आप वहाँ जाकर जो आप ड्रेसिंग करके गए हैं ना, जिसके ऊपर हमने पिछले एपिसोड पे बात की थी कि ऑफिस या किसी भी काम के लिए अगर आप जॉब के लिए गए हैं ना, आपकी ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डिपिक्ट करती है, अक्कासी करती है, नजर आता है। आपकी कलर स्कीम, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका कॉन्फिडेंस आपके बॉडी जेस्चर से नजर आ रहा होता है उसमें कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, ये प्रूव करेगा अपने आप को। और दूसरी बात यह है कि जब आपको नजर आता है कि जब इंटरव्यू में आप एंटर होते हैं, अब आप वहाँ जीन्स पहन के चले गए या शर्ट आपकी खुली हुई, बटन खुले हैं, बुरे हालात में आपके भले पोस्ट डॉक आपने किया हुआ है, वो बात की बात है।
जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात है, वो आपका सबसे पहले जो आपकी अपीयरेंस है, जो आपकी ड्रेसिंग है, वो बताएगी कि आपको कितनी सेंस है। तीसरी बात, इंटरव्यू में जो चीज़ नोट की जाएगी, अब जो सीवी या रेज़्यूमे, इसके ऊपर मैं एक अलग से प्रोग्राम इंशाल्लाह आपके साथ करूंगा कि सीवी और रेज़्यूमे में फ़र्क क्या है। इसको भी लोग रिज्यूमे पढ़ते हैं, रेज़्यूमे। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अलग से एक सीरीज़ भी, एक प्रोग्राम एक रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। अब यहां पर सवाल आया कि जो लिखा था वो सच है या नहीं, आपके कॉल और फेल में तजाद क्या है। अब देखें, सीवी या रेज़्यूमे जो आपने ऊपर दिया है उस पे आपने बहुत कुछ लिख दिया, मैंने यहाँ पढ़ाया, यहाँ पढ़ाया। अक्सर लोग एक्सपीरियंस ज़्यादा गलत लिखते हैं। अब देखें, जो इंटरव्यू लेने वाला बैठा है कि वो झग मार के नहीं बैठा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हमें और 100 में से 0.1% आता हो, लेकिन अगर पूरे पंजाब के अंदर तालीमी इदारे चल रहे हैं, मुझे उनके CEOs का पता है, मुझे उनके चेयरमैन का पता है, मुझे चलाने वाले उनके कहीं ना कहीं जो उनके नेटवर्क एसोसिएट्स उनका पता है, हम फौरन पकड़ लेते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसने उस जगह काम ही नहीं किया है, इसको तो उसकी डायमेंशन का बिल्डिंग का पता नहीं है, इसको तो उसके ऑनर का पता नहीं, CEO का पता नहीं, GM का पता नहीं, इसने तो गलत बात की। और इसने 2 माह 3 माह 4 माह 5 माह 6 माह का जो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, वो सबसे बुरा एक्सपीरियंस है आपका इस हवाले से। एक्सपोजर बहुत बुरा है। क्यों? रोलिंग स्टोन कहते हैं नो बॉस, आप तो टिके ही नहीं है, आपने हर 6 माह बाद, साल बाद इदारा स्विच किया हुआ है। ये इम्पैक्ट आपका पहली नेगेटिव है, क्योंकि आपने जो लिखा है एक तो वो सही नहीं, और अगर लिखा है तो वो इतनी स्विचिंग है, 6 माह साल बाद, 6 माह 5 माह बाद, 10 माह बाद, साल बाद। और वैसे भी सब स्टैंडर्ड इदारों को अगर मेंशन कर दिया है तो आप पहली नज़र आता है कि आपका अच्छी जगह का एक्सपोजर नहीं है, और आपको आपके सवालात के जवाबात तो बाद में शुरू होने हैं। जो चीज़ पहले आप एंटर हुए, आपका टेम्परामेंट, आप इंटरव्यू के लिए ऑफिस एंटर हुए, आपका CV या रेज़्यूमे सामने था, आपकी ड्रेसिंग सामने थी, आप इन 3 चीज़ों से निकलेंगे तो बाद में सवालात पे जाएंगे ना। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक तो ये तो आपने बात की कि इंटरव्यू जो देने जा रहा है, इसी के साथ मैं पैरेलल लेके चलूँगा कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो कैसा होना चाहिए, क्या उसको किन बातों का ख्याल ज़हन में रखना चाहिए कि मुझे किस तरह के सवालात करने हैं और किन चीज़ों को देखना है, काइंडली ये भी बताइए। ये इसमें सरफराज वेरी करेगा एरिया टू एरिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने हायरिंग करनी है अपने सॉफ्टवेयर हाउस के लिए और मैंने डेवलप कर लिया है, मेरे पास रेवेन्यू है, इन्वेस्टर मैं हूँ, और मैं क्वालिफाइड पर्सन नहीं हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ रेलिवेंट फील्ड में नहीं है, मुझे एज CEO एज चेयरमैन तो बैठना साथ ठीक है, लेकिन जो मेरे साथ लोग बैठेंगे वो उस रेलिवेंट फील्ड के गुरु होने चाहिए। अगर वहाँ शेर का सवा शेर सामने बैठ गया, अब वो जो आपको ज़ेर-ए-ताब रखेगा ना, फिर कंपनी आपकी उसके पीछे होगी, आपके पीछे नहीं होगी। लेकिन कंपनीज में मैं देखता हूँ जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो वो ऑफिस में एक ही बॉस एक बैठा होता है, वही इंटरव्यू ले रहा होता है। लेकिन वो बॉस अमूमन जो बैठा हुआ है वो अपने फील्ड के अंदर ही से ऊपर आया हुआ है। लेकिन अमूमी तौर पर जब बड़े सेटअप स्टार्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स अगर रियल स्टेट से हैं, किसी और फील्ड से हैं, वो बैठे ज़रूर हैं साथ, लेकिन उनको चाहिए कि अपने साथ रेलिवेंट फील्ड के लोग एज GM, एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एज CEOs, एज मैनेजर साथ अपॉइंट करें, ताकि आपका पैनल बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो रेलिवेंट फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज़ हों, जिसका काम उसी को साजे। अब आपको पता ही कोई नहीं, आप उसको क्या एवेलुएट करेंगे, क्योंकि आपकी तो रेलिवेंट फील्ड ही नहीं, आप तो जस्ट इन्वेस्टर हैं। और दूसरी बात, इंटरव्यू लेने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप नेक्स्ट पर्सन को, इंटरव्यू देने वाले को डिग्रेड करें, ह्यूमिलेट करें। आप उससे क्वेश्चन ज़रूर करें, तलख सवालात भी करें, उसका टेम्परामेंट भी चेक करें, क्रिटिसिज्म भी उसका सुने, करें भी, लेकिन उसमें इख्तलाफ राय को ये जुर्म ना बना दें कि मैं तुम्हें स्पेस पे रखूँगा नहीं कि तुम्हें अगर इख्तलाफ राय है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी जहाँ आता है वही साथ चलना तो आपके एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने की निशानी। अच्छा, भी इसमें मेरा एक तजाद है, मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई इंटरव्यू देने जाता है तो जो इंटरव्यूअर होता है वो आते साथ ही जो है ना वो बम गिराना शुरू कर देता है उस पर। तो मेरा ख्याल है कि पहले उसको हमें सेटल डाउन करना चाहिए, जब वो अपने लेवल पे आ जाए। जब तक वो अपने लेवल पे नहीं है वो अपना असल आपको दिखा ही नहीं सकता। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता ये कि यहाँ पे कोई टेस्ट ऑफ टेम्परामेंट भी है कि आप अगर सवालों की बुछाड़ करेंगे ना, उस बुछाड़ के दौरान अगर वो बंदा कुछ ही लम्हों के डगमगाने के बाद पाँव उसके फर्म हो गए ना, इसका मतलब है कि वो टफ सिचुएशन में हैंडल कर लेगा। ठीक, अगर वो वहीं लड़कता रहा और आगे वो नहीं स्टैंड कर सका, इसका मतलब है जब भी मुश्किल पड़ेगी, जब भी उसके पास पब्लिक डीलिंग का मामला आएगा, वो डगमगा जाएगा, वो हर सिचुएशन के लिए तैयार नहीं है। जो हर सिचुएशन के लिए, जिसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, जिसके पास टॉलरेंस नहीं, जिसके पास
हाजिर दिमागी नहीं, जिसके पास हर बात का जवाब बनाने का तरीका नहीं, वो कल को क्या हैंडल करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हमें मज़ीद बताइएगा कि जो कॉमनली क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, किसी भी फील्ड का हो, तो वो इसके बारे में ज़रा बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं चाहूँगा कि देखने वाले जो लोग हैं उनको ख़ास तौर पर इन सवालात को अजबर नहीं करना, इन सवालात को अपने आप से पूछना शुरू कीजिएगा कि इन सवालात के अगर मेरे से को पूछे जाएँ ये सवालात तो मुझे जवाबात क्या देने। पहली बात, आप ही इस जॉब के लिए क्यों, पहले तो ये अपने आप का आप जवाब देना कि आप ही इसके लिए क्यों और कोई नहीं, आप कैसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। ये कि मैं करूँगा नहीं, आप क्या जानते हैं और क्या कर चुके हैं, आप उन 2 मिसालों से इन चीज़ों को वाज़े करेंगे। ये नहीं मैं करूँगा, मुस्तकबिल किसने देखा है। नंबर 2, दूसरा सवाल जो इंतहाई अहम है, जो मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। नहीं पता होता लोगों को। 99 के 100% लोग, हमने इतनी इंटरव्यूज कंडक्ट किए, दिए भी हैं, वो सवाल जब करते हैं हम बैठे जवाब कहते हैं देयर इज नो वीकनेस, हाउ इज इट पॉसिबल। ये सबसे बड़ी वीकनेस है कि आप अपने बारे में नहीं जानते। ये सबसे बड़ी वीकनेस है। आप नरगसियत में मुब्तला हैं, आप कहते हैं कि आई एम ऑलवेज राइट और मेरे अंदर कोई खामी नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब आपने कभी अपने ऊपर तवज्जो दी ही नहीं। आपकी एक उंगली उधर है, जो 4 आपकी तरफ थी उसका भी जवाब आपने अपने आप से करना था ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी वीकनेस का, अपनी स्ट्रेंथ्स का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जिस बंदे को उसकी वीकनेस का आइडिया ही नहीं, इसका मतलब है कि उसको अपना ही नहीं पता वो किसी की क्या वैल्यूएशन करेगा। और आपको अपनी स्ट्रेंथ का ही नहीं पता कि मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है, मैंने इसको पॉलिश कैसे करना है, ये काम मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, आप वो जानते ही नहीं। चौथी बात, आप प्रेशर हैंडलिंग कैसे करते हैं। आपको सिचुएशन एक दी जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा मामला हो तब आप क्या करेंगे। पांचवी बात, आप कैसे समझते हैं कि इस जॉब के लिए आपसे बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है। छठी बात, आपके जहन में ये भी सवाल आपको जो पूछा जा सकता है आपसे, जो इंटरव्यू करने वाला सवाल आपसे कर सकता है कि आपने अगर इस जॉब के लिए अप्लाई किया, क्या सोच के अप्लाई किया था। सातवीं बात, आप अपने आप को 5 सालों बाद कहाँ देखते हैं। सातवीं बात, आप अपने आप को 5 सालों बाद कहाँ देखते हैं। आपका गोल क्या है, आपके मकासद क्या हैं, आपके एम्स क्या हैं, आपका आगे किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप अपने आप को किधर देखते हैं। यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जिसके फिर इसी तरह अगला सवाल जो अभी पूछा भी नहीं होता और वहाँ पे सवाल वो जवाब देना जिसने वो खुद ही सवाल कर लेता है कि जी मुझे आप सैलरी कितनी देंगे। हाउ इज इट पॉसिबल। अभी ना नीति ना कज़ा की थी, अभी आप पहले मरले से गुजरे नहीं, आप सैलरी पर आ गए, मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं आ जाऊंगा। इसका मतलब है कि आप थोड़ पूंजिए हैं, आपका वो लेवल ही नहीं जिस फील्ड के लिए आप आए हैं। और ऐसा बंदा कभी रखा नहीं जाता जो भी जिसको भी ग्रीन सिग्नल मिला ही नहीं है, वो पहले ही कर रहा है कि जी मैं जो है ना इसके लिए मैंने तो इतने पैसे अगर आप दे दे रहे तो मैं आ जाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंट। और सातवीं बात, ये हमें 100% केसेज ऐसे मिलते हैं। सातवीं बात, वहां पर बैठे आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ना चाहते हैं। अब वहां बैठे बुराइयां शुरू कर देते हैं, वो जी वो पैसे नहीं देते, उनके हालात ख़राब हैं, वो मर गए डूब गए, वो मालिक बड़े बुरे हैं, वहाँ मुझे इतनी पाबंदी है, मेरे टाइम नोट करते हैं मेरे। इसका मतलब आप लूप होल्स अपने खुद दे गए। आपने बताया मैं रेगुलर नहीं, मैं पंक्चुअल नहीं, मैं वहाँ पर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित नहीं हुआ कि मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकता। वो कंपनी लॉस में थी, अब कश्ती डूब रही है, टाइटैनिक डूब रहा है, इसलिए मैंने उसको प्रीएम्प्ट करते मैं स्विच करना चाहता हूँ। आप जॉब क्यों स्विच करना चाहते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे। आप हमारी ही कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप हमारी कंपनी के बारे में आपने सुना किससे, आपने अप्लाई कैसे किया, आपको कैसे पता लगा कि ये जॉब क्रिएट हुई है। ये बेशुमार सवालात हैं जिसमें बंदा दूध का दूध और पानी का पानी अलहदा। और ख़ास तौर पर जो CV या रेज़्यूमे सामने पड़ा है ना, आपकी बातें अगर उससे मैच नहीं ना कर रही, जो आपने लंबी लंबी छोड़ी हुई है कि मुझे ये भी आता है ये भी आता है, अच्छा उसमें इंटरेस्ट लिखे हुए म्यूज़िक सिंगिंग, व्हाट द हेल इज। आप जॉब किसी के लिए अप्लाई करें, इंटरेस्ट क्या लिखे हुए आपने। फिर आपको डिग्रीज का सवाल वहाँ पे लिखा था कि कौन कौन सी डिग्री आपकी लास्ट है, वो अभी की नहीं, ज्वाइन ही नहीं किया, डिग्री कुछ की कुछ लिखी हुई हैं। और शुरू कहाँ से किया हुआ है, मैट्रिक या मिडिल से शुरू कर दिया स्कूल ये फलां ये, जबकि CV और रेज़्यूमे के तरीक़ेकार ये नहीं था जो आपको डिमांड वहाँ की गई थी। फिर आपने जो जो चीज़ें अपनी एक्सपर्टीज़ या अपने इंटरेस्ट लिखे हुए, फिर रेफरेंसेस में लिख देते हैं आप लोग कई चीज़ें गलत, वो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो कभी भी आपको आगे लेके नहीं चलती, ये आपके रिजेक्शन का बायस बनती है। अच्छा, एक और चीज़ जो कॉमन क्वेश्चन है
कि अक्सर जब इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो अमूमी तौर पर एक बंदा हमें लेने आता है कि जी आपकी बारी आ गई। तो क्या चूँकि अब हमें बुलाया ही जा रहा है तो क्या तब भी हमें दरवाज़ा नॉक करके जाना है? नंबर 1, अगर हमें अंदर चले गए हैं तो क्या हमें ख़ुद बैठना है या वहाँ जाके चेयर के पास खड़े होना है? अगर खड़े होना है तो चेयर के राइट पे खड़े होना है या लेफ़्ट पर खड़ा होना है? और खड़ा होना कैसे है? क्या हाथ पीछे बांधने हैं या आगे बांधने हैं? तो मेरा सवाल जिस तरफ जा रहा है वो बेसिकली बॉडी लैंग्वेज पर भी है के ऊपर कि जी आपकी बॉडी लैंग्वेज कितना मैटर करती है, कैसे आप देखते हैं, आपका आई कांटेक्ट क्या होता है। काफ़ी सारे सवाल मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप बताइए हमें। वेरी गुड क्वेश्चन। और ये आपका क्वेश्चन जो है ना जेस्चर्स के हवाले से है, और जो बंदे वैसे भी जब इंटरव्यू देने आते हैं ना, उन पर अगर कपकपी तारी है, हाथ ठंडे हैं और बॉडी की मूवमेंट, टांगे कांप रही हैं और हाथों को अगर वो दबा रहे हैं बाहर बैठे हुए, ये पहला साइन है कि वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जब टर्न आती है, आपको जब बुलाया जाता है, आपको पहली तो बात अल्लाह ताला पे शाकिर रखना है, रहना है कि मेरी किस्मत में तो मुझे मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने फेजेस में से गुजरे हैं, मुझे पता होता था सीट अगर एक है ना तो वो मैं हूँ। वजह मेरी अपनी तैयारी पूरी है इस काम के लिए, मैंने जिस फील्ड के लिए अप्लाई किया वो मेरा रेलिवेंट फील्ड है, और वहाँ 60 लोग भी होंगे, सीट एक होगी ना, वो एक मैं हूँगा। आपको ये एतमाद अपने पर होना चाहिए। कब? पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कि मैं उसी की तौफीक से जा रहा हूँ। हो सकता है मैं एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, अगर वो मुझे तौफीक देगा तो मैं अगली बात करूँगा। इसीलिए तो रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली पढ़ा जाता है कि अल्लाह ताला ज़ुबान के सारे ताले खोल दे। और दूसरी बात, आपने जब एंटर होना है हमेशा दरवाज़ा नॉक करके इजाज़त लेके एंटर, और दरवाज़ा नॉक भी ऐसा नहीं कि आगे गड़े मुर्दे उठ जाएं। अमूमन दोस्त मेरे पास भी ऑफिस मिलने आते हैं, वो इतना ज़ोरदार दरवाज़ा नॉक होता है कि ऐसे लगता है कि शायद इस वक्त कोई इलाके का SHO आ गया किसी क्राइम रिपोर्टिंग के सिलसिले में। दरवाज़ा नॉक करने का भी तरीका है कि बड़ी एक नॉक ऐसा हो कि जिसमें डिस्टर्बेंस ना हो, पता लगे, फील हो कि बंदा एंटर हो रहा है। इजाज़त तलब कीजिए और उसके बाद ख़ुद से कुर्सी पे नहीं बैठते कभी भी। कुर्सी जब तक वो आपको कहें तशरीफ़ रखिए। अच्छा, फिर अगली गलती, अभी बैठे हैं, उन्होंने आपसे तारुफ अभी पूछा ही नहीं या बात ही नहीं की, आप पहले शुरू हो गए मैं ये हूँ, मैं अपना तारुफ करवाऊँ, लेट मी कंप्लीट। आपको तो सवाल अभी किया ही नहीं, आप खुद ही सारा अपना तारुफ करवाना चाह रहे हैं। जितनी बात पूछी जाए उतनी बात करें। ज़्यादा बड़बड़ करने वाला बंदा इंटरव्यू में फंस जाता है। जब वो गलती करता है ना, उसका सबसे बड़ा मसला आता है कि वो अपने वीक पॉइंट्स खोल देता है। वो कहते हैं कि ये बंदा शॉर्ट टेम्पर है, ओवर कॉन्फिडेंट है और काम इसे आता नहीं है, ये पढ़ कर आया चीज़ें, रटे हुए पॉइंट्स बोल रहा है, पर्चियों को रख के बैठे हुए हैं, कुछ नीचे चिट्टें रखी हुई हैं, उस पर फंस जाते हैं। और इंटरव्यू देने जब बैठना है ना, उस पर टांग रख के नहीं बैठना, आप इंटरव्यू देने आए हैं। ये आप इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करने बैठे कि आप बिल्कुल चिल और कुर्सी घुमा रहे हैं, रिलैक्स हैं आप, हरगिज़ ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल सीधे बैठना है और वो आपका कॉन्फिडेंस झलकना है। वो नज़र आता है कि आप जब बैठे हुए, पहली तो बात, बटन आपने वेस्टकोट पहनी तो खोल के बैठेंगे, कोट है तो खोल के बैठेंगे, और बिल्कुल आप टेक लगाकर स्ट्रेट बैठेंगे। उसमें अगर आपके हाथों की मूवमेंट जारी है और कपकपी तारी है, इसका मतलब है कि आपकी जो बातें हैं वो आपकी बॉडी जेस्चर से मैच नहीं कर रही, आपने कॉन्फिडेंस लूज़ कर दी है। अच्छा, उसमें अक्सर देखा है कि मेरे साथ ये होता था बहुत स्टार्टिंग में कि मुझे हाथ पे पसीना आ जाता था। हाँ। तो मैं स्ट्रेटजी वैसे क्या लगाता था कि बैठता मैं ऐसे था, तो मैं अक्सर अपने हाथों को ऐसे ऐसे करता था कि मेरा पसीना लेकिन जब आप इन हाथों को हिलाएंगे ना बार बार, उससे भी लगेगा कि बंदा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, स्वेटिंग होती है, फियर तो एक नेचुरल होता है। उसका एक तरीका है कि आपने एक जनरल एक टिश्यू वगैरह पकड़ा हुआ तो उसमें रख दें, लेकिन आप अपने हाथों को यूं इसमें रखें और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बैठें। और साथ आपके पास ये ना हो बार बार, अगर आपसे पूछें वो डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूर दें, अगर नहीं पूछे तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और जिस फील्ड के, अब क्या है, आप गए हैं फॉर एग्जांपल टीचिंग के लिए, आप ले गए जी मैं स्पोर्ट्समैन भी बड़ा अच्छा हूँ, मैं क्रिकेटर अच्छा हूँ, मैं सिंगर अच्छा हूँ, मैं फलां, ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जा रही हैं अभी। जितनी पूछे उतना जवाब दें और पिछले इदारों की बुराइयाँ मत करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके जेस्चर के हवाले से था, आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है। अब वहाँ पे क्या है कि अगर आप बिल्कुल आंखें नीचे करके जवाब दें, इसका मतलब है कि जो बात आपसे पूछी जा रही है वो आप छुपा रहे हैं कोई चीज़। और दूसरी बात, जहाँ पर ये भी एक स्टाइल है, कभी इस पर भी सेशन करेंगे, जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा उनकी जो देखने का अंदाज होता है वो ऊपर की तरफ होता है। विजनरी आदमी की पहचान होती है वो नीचे नहीं, वो ऊपर की तरफ सरों को देख के बात करता है। इसमें थोड़ा सा एक मज़ीद नाक़िस सा तजर्बा शेयर करूँगा। मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया तो मुझे एक साइकोलॉजिकली मुझे किसी ने पता नहीं सच कहा या झूठ कहा कि अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है
अगर आप सोचने के लिए राइट साइड पर ऐसे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वाकई उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर चुके हैं और आप उसी चीज़ को सोच रहे हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप उल्टी तरफ देखकर सोचेंगे और फिर जवाब देंगे, ऐसा मैंने सुना है साइकोलॉजी। लेकिन अगर हम अपने तौर पे देखें तो सवाल गलत हो या आता हो या ना आता हो, हम दाएं बाएं नहीं, जब ना आता हो या बंदा वो नीचे देखता है, प्रिटेंड करने की कोशिश, प्रिटेंड करता है, हम आता सोच रहे है, हैं। उसके लिए बंदा अमूमन जो है ना वो नीचे नजरें कर लेता है, वो सोचता है। लेकिन वैसे भी अगर आपका काम है और आप रेलिवेंट फील्ड में आपने अप्लाई किया है तो यकीनन आप उसमें मार नहीं खाते। वो आपका एतमाद खुद ब खुद नज़र आता है, चाहे वो आपसे कोई फिजिबिलिटी की सूरत में सवाल हो, चाहे वो आपसे फाइनेंशियल मैटर्स के अकॉर्डिंगली सवाल हो, चाहे वो आपसे जिस फील्ड के भी आप इंटरव्यू देने गए हैं आपकी टेक्निकलिटीज़ के हवाले से पूछा जाए, आप जवाब देते हैं और वो नज़र आता है, वो बंदा फ़ौरन समझ आ जाती है कि ये बंदा ही और शी इज़ द परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि जब आप हायरिंग कर रहे होते हैं तो क्या हायरिंग के दौरान ही हमें पता चलता है कि ये बंदा कल को किसी सीट के काबिल हो सकता है, या इसके नीचे मैं एम्प्लॉय दे सकता हूँ, या ये बंदा हमेशा नीचे ही काम करेगा? तो क्या, या फिर हम उसके साथ कुछ देर काम करते हैं फिर हमें पता चलता है कि बाद में बंदा आ गया, अब इसको लाना चाहिए? तो क्या इंटरव्यू के दौरान हमें पता चलता है कि ये बंदा कल को आगे जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसे भी मैं बता दूं, हम किसी के अंदर घुस के नहीं देख सकते। ये गैबी हालत जो है ना, गैब सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानते हैं। ये बात बड़े बड़े इंटरव्यूज़ करने के बाद भी आप ये कहेंगे जो फलां बंदे को देखा था, हमने साइकोलॉजिकली देखा, वो ऐसा है, वो बड़ा पॉजिटिव है, ये वो, हरगिज़ नहीं। हाँ, कुछ क्वालिटीज़, कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो इनहेरिटेड, और कुछ ऐसे हैं जो आपने लाइफ में एक्वायर किए, वो इंटरव्यू के दौरान एक्सपोज होते हैं। लेकिन उसको ये कहना कि इसका ये पता लगेगा अच्छा मैनेजर बनेगा, नहीं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा आपको कि एक कंपनी के सीईओ ने एक अपनी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर हायर करना था, तो उसने उसको बुलाया, तो सूप उसने सर्व हुआ उनके सामने। तो उसने जब सूप सर्व हुआ ना, तो जिसका जो सीईओ था उसने देखा कि जो फॉर एग्जांपल आप आए हैं, तो सूप को उसने सारी चीज़ें उसमें चिली, सॉल्ट, हर चीज़ ऐड कर लिया और सूप पीना शुरू कर दिया। इंटरव्यू ठीक गुजरा, लेकिन उसके बाद उसने उसको पॉइंट नहीं किया। वजह उसने कहा कि इसने पहले उसको टेस्ट नहीं किया कि उसमें चीज़ें थीं या नहीं। फैसला लेने से पहले थिंक बिफोर यू स्पीक वाली बात है कि अगर आपने पहले चीज़ों को एवेल्युएट ही नहीं किया, असेस ही नहीं किया, और आपने उसमें चीज़ें ऐड ऑन कर दी हैं, इसका मतलब है कि आप फैसला लेने से पहले कुछ सोचते नहीं हैं। तो इसलिए ऐसे बंदे को रखा नहीं जाता, डू एंड डाई करने वाले को रखा नहीं जाता। डिसीजन पावर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परामेंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपके कॉल फेल का तजाद ना होना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपकी पिछले इदारे के साथ कमिटमेंट, कितना वक्त गुजारा। यहाँ आप हमें रोज़ कह देते हैं ना, कोई बंदा उठ के, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आप मुझे कह देते हैं कि सर मैं इससे रिज़ाइन कर रहा हूँ, आज मैं जा रहा हूँ। ये तो टेम्परामेंट का टेस्ट है। उधर हमारा टेम्परामेंट टेस्ट होता है कि हम कहते हैं कि हाँ इसको एक्सेप्ट कर दें या नहीं करना। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे फ़ौरन आप उसमें से निकलना चाहते हैं, जान छुड़ाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप चीज़ों में रह के खेलना नहीं जानते। आप उसके अंदर अपने आप को आप फ्लेक्सिबल नहीं बना रहे, आपको उसमें एडजस्ट करना है हर तरह की सूरत हाल में। और अगर आपने इदारे स्विच करने हैं, याद रखिए जिन बंदों का कम से कम 5 साल से नीचे का तजर्बा होता है ना, वो कहते हैं मैंने इदारा स्विच किया है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इसका मतलब है कि आप में कोई फॉल्ट है कि इदारा आपने बड़ी जल्दी स्विच कर दिया, आपने हर साल बाद, हर साल बाद, हर 6 माह बाद। रोलिंग स्टोन की अदर्स नो मॉस वाली बात है, ऐसे बंदे को कभी रखा नहीं जाता। ये कल को फिर भाग जाएगा, 4 पैसे ज़्यादा मिलेंगे फिर चला जाएगा। हमेशा उस एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट होती है, ग्रोथ उसी की होती है जो बंदा कमिटमेंट के साथ काम करता है। वो रिवॉर्ड नहीं देखता, वो ये देखता है कि ये मेरी कमिटमेंट अपने प्रोफेशन के साथ, अपने काम के साथ, मैंने लर्न करना है। वो चिपका हुआ है, मैंने सीखना है। वो पैरासाइट नहीं है, वो पैरासाइट नहीं है, वो इसलिए चिपका हुआ है कि मैंने लर्न करके मैंने यहीं पर जगह बनानी, क्योंकि जितनी देर जो आप रहेंगे भट्टी में तभी तो कुंदन आके सोना बनेगा ना। अगर आप उसमें रह ही नहीं रहे, आप स्विचिंग बार बार कर रहे हैं, तो कुंदन ने कहाँ सोना बनना है। ठीक हो डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। सैलरी पे बात करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए कि बड़ा ये कम है या ज़्यादा है, मतलब जितनी आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आपको उसी पे रिलाई करना चाहिए या उस पर बात करनी चाहिए कि मुझे इससे ज़्यादा की डिमांड है? ये भी बड़ा अहम सवाल है, और इस पर अक्सर लोग बड़ा उलझ भी पड़ते हैं। जो बड़ा बैड इम्पैक्ट आता है उसका तरीक़ेकार है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी एक पोस्ट, किसी डेजिग्नेशन के ऊपर काम करते हुए 5-7 साल कम से कम हो गए हैं, और वहाँ से अगर आप फॉर एग्जांपल 100K ले रहे थे, अब आप आगे गए हैं, वो आपको फिर 100K ऑफ़र कर रहे हैं, आप वहाँ पे सारी बातें गुजरने के बाद जब वो आपसे पूछें या वो आपको ऑफ़र दें कि हम आपको ये पे करेंगे, तो उसका भी तरीका है।
मैं हमेशा कहता हूँ ना कि तजादात होते हैं, लेकिन इख्तिलाफ राय का भी कोई तरीक़ेकार, कोई उसूल व ज़वाबित हुआ करते हैं। वहाँ कह जी मैंने इतने पे नहीं आना, और ये एक तरीका है कि मैं पहले भी, मैं सॉरी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं कता कलामी के लिए माजरत, या मैं बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे शेयर करूँगा कि मेरा प्रीवियस पैकेज भी ये था। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इल फील ना हो, जब मैं आगे ग्रो करूँ तो मेरा कुछ पैकेज थोड़ा सा अगर बेहतर हो जाए, अगर आप मुनासिब समझें तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसमें आपको ना इंसिस्ट कर रहा हूँ ना फोर्स कर रहा हूँ। लेकिन उस पर फिर अगर आप ऐसे कह देंगे कि अगर आप मुनासिब समझें तो ठीक है, अदरवाइज वो नहीं करते तो फिर तो वो आप नहीं उस करेंगे। जॉब को ना ज्वाइन कीजिए। आपने तो अभी एक्सेप्टेंस तो दी ही नहीं, अभी तो बात हो रही है। अगर आपसे वो इतने इंस्पायर्ड होंगे आपकी एक्सपर्टी से, वो आपको इंशाल्लाह प्लस करके खुद ब खुद अगले दिन बुलाएंगे। थोड़ा अल्लाह पे भी तो चीज़ें रहने दीजिए ना, सारे फैसले वहीं पे तो नहीं करने। इसको मैं हमेशा कहा करता हूँ, टाइम गेनिंग टेक्निक इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। आप मत आर्ग्यू करें, और ख़ास तौर पर किसने आपको रेफ़र किया है उस शख्स का चेहरा ज़रूर जेहन में रखिए कि अगर किसी ने मुझे इस सीट के लिए रेफ़र किया है ना, मेरे लिए उसका ताल्लुक फैसिलिटेटर का, मीडिएटर का, जिसने मुझे भेजा है, ड्राइविंग फोर्स का इंतहाई अहम है। मैंने उसको देखना है, कल को बात करनी होगी मैं उनके थ्रू करूंगा बजाय खुद। और अगर मैं डायरेक्ट गया हूं तो फिर मुझे आर्ग्यू करने की बजाय उसको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, वो भी समझ जाएंगे, आपसे नेगोशिएशन अच्छे तरीके से होगी। ना क्या वहाँ पे आर्ग्यू करेंगे मुझे तो इतने दे तो ठीक है, मेरा दोस्त से नीचे नहीं आ सकता, फैसला आपका अपना है। ऐसे लोग जो रिजिड होते हैं, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी कंपनी हो, वो एडजस्ट नहीं करते। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो हमने तो पूरी कोशिश की है कि तमाम जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस इंटरव्यू में होते हैं वो पूछे जाएं, ताकि उनका आपको फ़ायदा भी हो। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल मज़ीद आता है कि ये क्वेश्चन भी होना चाहिए था, तो आप हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसका आंसर भी ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।